हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th, ठीक है ना, क्लास 11th। चैप्टर नंबर 3 आपका फिनिश हो चुका है। अब जो स्टार्ट होने वाला है वो है आपका चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4 आपका स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर नंबर 4 किस तरह से आपका स्टार्ट होगा और कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो आइए हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 को हमें कैसे क्लियर करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है कौन सा? इसका नाम है रासायनिक आबंधन एवं आणविक रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। आणविक संरचना, ठीक है ना। इंग्लिश में कहें तो केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, आबंधन को हम रासायनिक बंध भी बोल सकते हैं। इसका नाम होगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज के इस वीडियो से, ठीक है ना। समझ में आई बात की नहीं? सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका स्टार्ट हो रहा है। होता क्या है इसमें, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, रासायनिक आबंध और रासायनिक बंध एक ही बात होती है। क्या होते हैं रासायनिक बंध और क्या नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए, आपने नाम सुना है एक अभिक्रिया, है ना। अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, अभिक्रिया जो होती है उस अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया है उसका सिस्टम ये होता है कि पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध बनेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कहीं पर रह रहे हैं, आज मान लो हम इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, तो आपके दोस्त होंगे, बने होंगे, और कल आप 12th पास होकर के मान लीजिए कानपुर, कोटा, इलाहाबाद, कहीं भी, दिल्ली, कहीं भी कंपटीशन की तैयारी के लिए आप चले जाते हैं, तो आपको क्या होगा कि ये पुराने मित्र छूट जाएंगे और जहाँ पर आप रह रहे होंगे, जहाँ पर आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, प्रिपरेरिंग कर रहे होंगे, वहाँ पर आपके नए दोस्त बनेंगे, उनसे नया बंध बनेगा, उनसे नई रूप से आप जुड़ेंगे। तो क्या होगा कि पुराने बंध टूटे और नए बंध बने, ठीक है ना। इसी आधार पर आपकी क्या हुई, संयोजन क्षमता। अब क्या होता है कि आपने कितने दोस्त बनाए सॉरी कितने नहीं बनाए, ये आपकी संयोजन क्षमता पर डिपेंड करता है। और इस संयोजन क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, संयोजकता यानी वैलेंसी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम शुरू करते हैं, वैलेंसी क्या है, संयोजकता क्या है। तो हमारी हेडिंग जो शुरू होती है इस चैप्टर के लिए वो है संयोजकता, वैलेंसी, ठीक है ना। क्या होती है संयोजकता और क्या होती है वैलेंसी, इसके बारे में सॉरी VALENC, वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी के बारे में हम जानते हैं, तो देखिए क्या लिख सकते हैं कि संयोजकता शब्द का प्रयोग, संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, संयोजकता शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया था उसके बारे में जानते हैं। तो संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंक लैंड, ठीक है ना, फ्रैंक लैंड। संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंक लैंड ने किया था, ठीक है ना। क्या किया था? फ्रैंक लैंड ने किया था। फ्रैंक लैंड ने किया था, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है संयोजन
संयोजन करने की क्षमता, संयोजन करने की क्षमता, ठीक है ना, इसका अर्थ है संयोजन करने की क्षमता। अब जो ये संयोजन क्षमता है अर्थात वैलेंसी शब्द लैटिन भाषा के, वैलेंसी शब्द लैटिन भाषा के, ठीक है ना, इससे लैटिन भाषा के वैलेंसिया, ठीक है ना, वैलेंसिया, लैटिन भाषा के वैलेंसिया जिससे बना है, यानी वैलेंसी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के वैलेंसिया शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है वैलेंसिया इक्वल टू होता है पावर, और इसको हम कैपेसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी ज्वाइनिंग कैपेसिटी। कौन सा तत्व कितनी मात्रा में किस यौगिक से संयोग कर सकता है, उसकी क्षमता को ही हम संयोजन क्षमता कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुई। इस आधार पर ये तो था इसका मतलब। अतः संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंकलाइन ने किया था, आगे आ समझ में, जिसका अर्थ होता है संयोजन करने की क्षमता। अर्थात वैलेंसी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के वैलेंसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है पावर और कैपेसिटी, ठीक है ना। इस आधार पर संयोजकता की जो डेफिनेशन है यानी परिभाषा है वो हम देखते हैं क्या है परिभाषा, इसके बारे में आइए जान लेते हैं कि किसी तत्व की, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है, ठीक है ना, जो उस तत्व की वह संख्या है जो उस तत्व की एक परमाणु से, ठीक है ना, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है, एक परमाणु से संयोग करती है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर। यह हमारी डेफिनेशन बनती है, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। अब इसी डेफिनेशन का एग्जांपल हम समझ लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमारा CH4 है ना, तो अगर हमें कार्बन की संयोजकता निकालना हो तो हम देखेंगे कार्बन से कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, इसका मतलब है कि कार्बन की जो संयोजकता हुई वो कितनी होती है, 4 हो जाती है, ठीक है ना। कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई, क्लियर हुआ, ये हो गई संयोजकता 4, ठीक। अगर हम नाइट्रोजन, इसी दूसरा एग्जांपल NH3, तो अगर NH3 में निकालें कि नाइट्रोजन की वैलेंसी इक्वल टू कितनी होगी, तो 3 होगी, क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग कर रखा है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार क्या, अब जैसे CO2 आ गया तो यहां पर तो हाइड्रोजन परमाणु नहीं है ना, यहां पर हाइड्रोजन परमाणु नहीं है इस यौगिक में, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए इसके लिए अब दूसरी डेफिनेशन होती है, यानी अथवा इसको हम दूसरी प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। अथवा क्या होता है, किसी तत्व की संयोजकता किसी तत्व की संयोजकता, ठीक है ना, क्या किसी तत्व की संयोजकता उसके
रासायनिक संयोग करने की क्षमता को कहते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। किसी तत्व की संयोजकता उसके रासायनिक संयोग करने की क्षमता को कहते हैं। यानी कौन सा तत्व है और कितनी मात्रा में संयोग कर सकता है। जैसे कि क्लास में कुछ बच्चे बतूनी होते हैं, वाचाल जिनको कहते हैं, ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा बात करने वाला, तो वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा लड़कों से दोस्ती कर लेते हैं, है ना। और जो कम बोलने वाला होता है वो कम दोस्ती करता है। हो सकता है कि और 2-4 दिन तक उसकी दोस्ती ही ना हो, नया बच्चा आ रहा हो और वो सीधा साधा बच्चा हो, चुपचाप बैठा रहे, किसी से कोई संयोग ना करे, तो क्या होगा, कम बोलने की आदत, है ना। संयोग करने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर हुआ ना। और कोई ज्यादा बोलते हैं, वो ज्यादा संयोग कर लेते हैं, तो किसी तत्व की संयोजकता उसके रासायनिक संयोग करने की क्षमता को कहते हैं। आई बात समझ। किसी तत्व की संयोजकता उसके रासायनिक संयोग करने की क्षमता को कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये थी संयोजकता के डेफिनेशन, और हमारे ख्याल से संयोजकता आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसको साफ करते हैं और चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारी अगला टॉपिक है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है ना। कैसा होता है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और क्या मतलब है इसका, तो हम लिख सकते हैं का इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में तो देखते हैं। इसको किस सिद्धांत, किस वैज्ञानिक ने इसे दिया था, इनके बारे में जानते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोसेल एवं लुईस ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोसेल एवं लुईस ने किया था। इनके अनुसार लाइन छोड़ देंगे। नंबर 1 था, नंबर 1 है, क्या है नंबर 1, कि किसी तत्व की संयोजकता, किसी तत्व की संयोजकता, यानी कि संयोजकता होती क्या है, कैसे हम इसको निकालते हैं, किस पर डिपेंड करती है, किस प्रकार हम इसको जान सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया कि किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्य कोश में उपस्थित, संयोजकता उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों
की संख्या पर निर्भर करती है। किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, कितने नहीं होते, इस पर डिपेंड करते हैं। तो इस कोश को संयोजी कोश, तो इस कोश को संयोजी कोश, ठीक है ना, यानी इस कोश को क्या कहते हैं, संयोजी कोश कहते हैं। तथा इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, समझाते हैं। कह रहा किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी तत्व की संयोजकता जो है उसके बाह्य कोश में उपस्थित, अब जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, विन्यास करेंगे 2 8 1, क्लोरीन 17 होता है 2 8 7, ठीक है ना। क्लियर हुई बात की नहीं, कि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है। तो देखिए अगर बाह्य कोश में 1 2 3 4, अगर बाह्य कोश में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बाह्य कोश में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उस तत्व की जो संयोजकता होगी वो क्या होगी, उतनी ही हो जाएगी। अर्थात 1 है तो 1 हो जाएगी, 2 है तो 2 हो जाएगी, 3 है तो 3, 4 है तो 4 हो जाएगी। जैसे सोडियम की बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, +1, ठीक है। और अगर बाहरी कोश में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप क्या करेंगे, -8 -8 कर देंगे। जैसे इसमें करेंगे तो -3 बचा, -2 -1 और 0, है ना, ये 0 हो जाएगा। तो जितना यानी 5 6 7 8 अगर आता है बाहरी कोश में, तो उसमें से -8 घटा देंगे तो आपकी संयोजकता निकल आएगी, ठीक है ना। ये तो थी संयोजकता, ये बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। आया समझ में कि 1 2 3 4 है, एक बार फिर से सुने, 1 2 3 4 अगर इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता उतनी ही हो जाएगी। अगर 5 6 7 8 आते हैं तो उसमें से -8 अगर हम घटा देंगे तो संयोजकता निकल आएगी, ठीक है। तो ये सोडियम का 11 था, 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, तो सोडियम हो गया। क्लोरीन में 7 है तो घटा देंगे, -1 हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो इस कोश को संयोजी कोश, कौन से कोश को, इस बाहरी कोश को संयोजी कोश कहेंगे, यानी इन दोनों में तीसरा कोश संयोजी कोश कहलाएगा, ठीक है ना। बाहरी कोश को संयोजी कोश और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अर्थात सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो गई, और क्लोरीन में 7 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। आया समझ में, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नंबर 2 पर, ठीक है ना। नियम नंबर हमारा 2 क्या कहता है, ये तो था फर्स्ट पॉइंट। अब नंबर 2 पर हम चलेंगे, तो नंबर 2 हमारा क्या कहता है वो देखते हैं। अक्रिय तत्वों अक्रिय तत्वों की संयोजकता 0 होती है, क्योंकि तेरा अक्रिय तत्वों की संयोजकता 0 होती है क्योंकि इनका बाह्य कोश, ये कहते हैं इनका अंतिम कोश, क्योंकि इनका अंतिम कोश पूर्ण भरा होता है, क्योंकि इनका अंतिम कोश क्या होता है, पूर्ण
भरा होता है। आई बात समझ में कि नहीं? इनका अंतिम कोश जो होता है वो पूर्ण भरा होता है। इसे हम कहते हैं क्या कि अक्रिय तत्वों की संयोजकता शून्य होती है। अर्थात आप कैसे मानेंगे भरा होता है? जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं अक्रिय तत्व। अर्थात कह सकते हैं इनका अष्टक पूर्ण होता है। अब देखते हैं नंबर 3। अब एक आध एग्जाम्पल चलिए देख लीजिएगा। जैसे नियॉन है 10 आता है, विन्यास करेंगे 2,8। आर्गन 18 होता है, ये अक्रिय तत्व है 2, 8, 8। बाहरी कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो तत्व क्या हो जाएगा? अक्रिय तत्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नियम नंबर 3 पर। जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ठीक है ना, जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन वाला तो अक्रिय हो जाता है ना, और जिन तत्वों के बाह्य कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए रासायनिक संयोग करते हैं। रासायनिक संयोग करते हैं, यानी जिन तत्वों का अष्टक पूर्ण नहीं होता है वो क्या करते हैं? रासायनिक संयोग करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, इस कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, इंग्लिश की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, देन आप भाग रहे हैं, भाग दौड़ की जिंदगी है आपकी, आप भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भी चाहते हैं स्थायी विन्यास हो जाए, आपका अष्टक पूर्ण हो जाए, अर्थात आपकी जॉब लग जाए। ठीक है ना, और जॉब जब लगती है और लग जाती है तो उसके बाद आपको कहीं भगना नहीं है, फिर आपको पता है एक जगह जाना है, वहीं से आना है ना। इसे कहते हैं क्या? अष्टक, रासायनिक संयोग। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। अब हम नंबर 4 के लिए फिलहाल हम इन 3 पॉइंट को साफ करते हैं और नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा नंबर 4 जो है वो क्या है? नंबर 4 पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि अभी आपने 3 नंबर पर पढ़ा कि रासायनिक संयोग करते हैं, है ना। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का संयोग 3 प्रकार से होता है। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का संयोग 3 प्रकार से, यानी परमाणु जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 प्रकार से संयोग करते हैं, 3 प्रकार से बॉन्ड बनाने का, बंध बनाने का प्रयास करते हैं। कौन से हैं प्रयास उनके? सो आइए देखते हैं। नंबर ए, अभी नंबर 4 के अंतर्गत है, नंबर ए देखते हैं। क्या है नंबर ए? तो इसको हम कहते हैं नंबर ए, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान द्वारा। ठीक है ना, यानी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इसे हम कहते हैं विद्युत संयोजकता।
विद्युत संयोजकता। ठीक है ना। क्या होता है ये, आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे Na है, इसका 11 होता है 2, 8, 1 और Cl का 17 होता है 2, 8, 7। ठीक है। इन तत्वों को, इन दोनों को अपना अष्टक पूरा करना है। अब इसको 8 करने के लिए कितने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और इसको 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। इसको कितने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन, और इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें। तो देखिए क्या होगा कि इसको 7 कोई देगा नहीं इतनी आसानी से, या यूं लेगा भी नहीं। ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है ना। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके कितने हो जाएंगे, 8, और इसके बाहरी कोष से ये घट गया, तो अब बाहरी कोष में कितने हो गए, 8 इसमें हो गए और 8 इसमें हो गए। ठीक है ना। अब चूंकि Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो Na पे प्लस लग जाएगा, और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसमें माइनस लग जाएगा। यानी देने वाला, दाता जो है वो धनी हो जाएगा, और लेने वाला जो है, ग्राही जो है वो ऋणी हो जाएगा। ठीक है ना। इसे कहते हैं विद्युत संयोजकता। ठीक है। अब नंबर 2 पर चलते हैं, यानी नंबर बी हमारा क्या होगा। नंबर बी में है कि परमाणुओं के मध्य, ये तो पहला प्रकार का संयोग था ये वाला। अब दूसरा प्रकार का संयोग क्या है, परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा, साझेदारी द्वारा, इसे हम कहते हैं सहसंयोजकता। सहसंयोजकता यानी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा भी ये बंध बना सकते हैं, अपना अष्टक पूरा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं H2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इसको 2 चाहिए होते हैं, एक इसको ले लेगा, एक इसको ले लेगा। मतलब क्या हुआ, इन दोनों ने 1-1 की साझेदारी कर ली, है ना। O2 दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो O और O, ठीक है। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं भैया, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें देखिए 6 है, इसमें भी 6 है, इनको 8 करना है। 8 करने के लिए कितने कम है, 2 कम है, तो ये 2 इससे ले लेगा और 2 इससे ले लेगा। अब देखिए दोनों का अष्टक पूरा हुआ, साझेदारी कर ली, O डबल बॉन्ड O हो जाएगा, है ना। इसे हम कहते हैं सहसंयोजकता। ठीक है। अब तीसरा संयोग देखते हैं, तो 2 प्रकार का रासायनिक संयोग हो गया। अब नंबर 3 पर देखते हैं, यानी सी नंबर, क्या है हमारा तीसरा संयोग, कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार साझेदारी, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार साझेदारी की साझे का इलेक्ट्रॉन की साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा ही दिया जाए, इसे कहते हैं उपसह संयोजकता। क्या कहेंगे, उपसह संयोजकता कहेंगे। क्या कह रहा है कि इस प्रकार की साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी में दिए जा रहे हैं वो केवल एक परमाणु द्वारा दिए जाएंगे, दूसरे से नहीं लिए जाएंगे। ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं उपसह संयोजकता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने SO2 लिया, अब सल्फर हमारा 1 है, यहाँ पे रख देंगे इस तरह से। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, और तो हम दोनों ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। ठीक है ना। सल्फर की बाहरी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो 2 इसको मिल जाएंगे 8 हो जाएंगे, 2 इसको मिल जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब देखिए सल्फर पे कितने थे, 6 थे। अगर दोनों को देखिए दोनों को 2 2 दे रहा है, अगर दोनों से 2 2 ले लेगा तो 6 और 4 10 हो जाएंगे। जबकि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, किसी एक से 2 ले लेगा और दूसरे से नहीं लेगा। इसने क्या किया, इससे साझेदारी कर ली और इसको 2 उधार दे दिए। तो ये कंडीशन बनती है O डबल बॉन्ड S एंड O, ठीक है ना। ये हमारी ये जो तीर है हमारा, ये उपसय संयोजकता को प्रदर्शित करता है, यानी उपसय संयोजी बंध को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी तीनों प्रकार की साझेदारी जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन यानी तत्व संयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये था संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगला टॉपिक हमारा होगा रासायनिक बंध, जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, यानी कि पार्ट 2। ये आपका ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है ना, पार्ट 1 है। अब जो आप आगे देखेंगे वो होगा आपका पार्ट 2, और उसमें हम पढ़ाएंगे आपको रासायनिक बंध, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके, सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपने अभी तक की वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 2 3 4 डैश करके आप कंटिन्यू सारी वीडियोस 1 बाय सीरियल देख सकते हैं, ठीक है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।